हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का। चैप्टर हमारा है 8वां, किसान जमींदार और राज्य अपना चैप्टर का नाम है। इसके यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 8 नंबर वाले क्वेश्चन दोनों प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अपने इस चैप्टर के इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, आपको पता है कि आपके पेपर में जो आपका सेक्शन बी आता है वो 3 नंबर का आता है और सेक्शन सी जो आता है वो 8 नंबर का आता है। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में आपके मैं कवर करा दूंगा। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट में फ्री में मिल जाएंगे। तो आपको क्लास 12th में जाना है। ठीक है, गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है। उसके बाद क्लास 12th में जाना है, फिर अपने सब्जेक्ट में जाना है और यहाँ पे आपको शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, और चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, एमसीक्यू लाइव वगैरह करा रखी है। ठीक है, बाकी वन शॉट एमसीक्यू भी आपकी आने वाली है, उसमें आपके सारे चैप्टर एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना कि बताइए जजमानी व्यवस्था जो होती है उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए क्या था कि बंगाल जो है यहाँ पे जो जमींदार थे, ठीक है, जो लोहार हैं या जो बढ़ई हैं या जो सुनार हैं, ठीक है, इन सभी को उनकी सेवा यानी उनके काम के बदले एक भत्ता मिलता था। ठीक है, और खाने के लिए, ठीक है, इनको कुछ नकदी कैश वगैरह मिल जाता था। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जजमानी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हो सकता है आपके 3 मार्क्स में आपसे ये पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण समाज में किसानों और दस्तकारों के बीच में फर्क करना काफ़ी मुश्किल होता था। ऐसा क्यों होता था? तो इसलिए होता था कि क्योंकि जो ग्रामीण समाज में रहने वाले जो किसान लोग थे वो क्या करते थे, खेती का जो सीजन होता था उसमें तो वो अपने खेत में बुआई का काम हो गया, सुहाई का काम हो गया, निराई कटाई जो भी है इस काम को करते थे। लेकिन बीच में जब उनको समय मिलता था, ठीक है, तो उस समय वो किसान दस्तकारी का काम भी करते थे। यानी किसान खेती के समय में खेतों में अपनी फसलों को भी उगाते थे और बाद में जब खेती और कटाई के बीच में जो टाइम बच जाता है उसमें वो दस्तकारी भी करते थे। इसीलिए कहते हैं कि ग्रामीण समाज में किसान और दस्तकार के बीच में अंतर कर पाना काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि सेम काम करते थे दोनों ही। ठीक है, तो ये सिंपल है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासन जो था उसमें जो भू राजस्व है यानी कि भूमि से जो टैक्स होता है, ठीक है, उसको कैसे निर्धारित किया जाता था, किस प्रकार से उसका निर्धारण होता था? तो देखिए इसके 2 चरण होते थे, एक को कहते हैं जमा और एक को कहते हैं हासिल। ठीक है, जमा का मतलब क्या होता है? जमा में जो टैक्स कितना होगा उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसको डिसाइड किया जाता है कि कितना हम टैक्स लेंगे। ठीक है, ये तो जमा है। और हासिल का मतलब क्या होता था? जो वास्तविक वसूली होती थी, यानी कितना टैक्स उनको मिला, ठीक है, वो हासिल कहलाता था, यानी इकट्ठा की गई राशि। और प्रत्येक प्रांत में, हर क्षेत्र में खेती और खेती के लायक जो भूमि है दोनों को मापा जाता था कि कितनी भूमि में खेती हो रही है और कितनी भूमि ऐसी है जिसमें खेती की जा सकती है, यानी कि जिसमें खेती की संभावना है या वो भूमि खेती के योग्य है। हर गांव में जो काश्तकार होते थे उनकी संख्या का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था, यानी उनकी वार्षिक संख्या का पूरा एक रिकॉर्ड बनाया जाता था, उसको रखा जाता था। ठीक है, और भू राजस्व मापने के लिए जो अधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति की जाती थी कि आप देखिए भू राजस्व कितना होना चाहिए, ठीक है, कहाँ से कितना मिल रहा है, वो सारा काम क्या होता था? इनका देखने का होता था। अगला पॉइंट है कि दीवान जो कि मुगल साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था जो भी होती थी उसकी निगरानी करता था, यानी उसकी देखरेख करने के लिए जिम्मेदार होता था, इसकी भी नियुक्ति की जाती थी। तो ये सब जो भू राजस्व है, टैक्स है, उसके निर्धारण से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मुगल जो है वो वित्तीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व को महत्वपूर्ण बताने वाले साक्ष्यों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, मुगल वित्तीय व्यवस्था जो है उसके लिए जो भू राजस्व होता है उसको कैसे, मतलब कौन से सबूत ऐसे हैं जो उसको महत्वपूर्ण बताते हैं? आपको देखो, आपको ये बात क्लियर बताए कि मुगल साम्राज्य में जो उनके पास जो टैक्स आता था, ठीक है, जो उनको पैसा मिलता था, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता था? आप सभी को पता है कि वो भू राजस्व से मिलता था। यानी उन राज्य की इनकम का जो मेन सोर्स है वो भू राजस्व था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व का क्या महत्व है, इसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के जितने भी इलाके हैं उन सबसे राजस्व का आकलन करना
और वसूली करने के लिए ये जरूरी हो गया था कि राज्य यानी कि सरकार जो है वो एक पूरा तंत्र खड़ा करे। देखो अब क्या था, मुगल जो थे वो अलग अलग क्षेत्रों को जीतते जा रहे थे, उनके पास खूब सारी जमीन आती जा रही थी। तो ऐसे में क्या था, हर क्षेत्र पे अपना कंट्रोल रखने के लिए और वहाँ पे जो भूमि टैक्स लेने लायक है उसका पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए, उस पर टैक्स ले पाने के लिए पूरा एक तंत्र खड़ा करने की आवश्यकता थी। ठीक है, मुगल राज्य सबसे पहले कृषि क्षेत्र की जो सीमा है उसको देखता था और कृषि से रिलेटेड, ठीक है, जो जानकारियां थी वो उसको इकट्ठा करवाने का प्रयास करते थे कि कहाँ कहाँ पे कितनी भूमि है, कौन सी भूमि में किस फसल की खेती अच्छे से की जा सकती है, कौन सी भूमि ऐसी है जो परती पड़ी हुई है लेकिन वो उपजाऊ है, यदि उसमें किसान खेती करें तो राज्य को ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी ये रखा करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर लोगों पर टैक्स का जो बोझ है वो निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य में जमीन पर उस पे होने वाले उत्पादन के बारे में सूचना इकट्ठा करनी होती थी। ठीक है, यानी कि अगर वो किसी भूमि पर टैक्स लगाएंगे तो उनको ये पता होना चाहिए पहले से कि वो भूमि उपजाऊ कितनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि तुम लगा दो 100 रुपए का टैक्स और उस भूमि से फसल जो होती है वो 40-50 रुपए की होती हो। अगर 40-50 रुपए की फसल होगी तो 100 रुपए का टैक्स किसान कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना। तो इसीलिए वो पहले से ये देख लेते थे कि कौन सी भूमि से कितना उत्पादन होता है, कितनी उसमें फसलें आ सकती हैं। ठीक है, आगे देखो फोर्थ पॉइंट, भू राजस्व के इंतजामात के दो चरण थे। पहला कर निर्धारण यानी कि पहले को टैक्स को डिसाइड करते थे, फिर वास्तविक वसूली जो मैंने आपको बताया था हासिल और जमा वाला। ठीक है, इस तरीके से ये रखा जाता था। अगला है कि अकबर ने ये हुक्म दिया कि जो खेतीहर हैं, ठीक है, खेतीहर जो हैं वो नगद में भुगतान करें, यानी कि कैश में भुगतान करने की कोशिश करें। लेकिन अगर मान लो कोई कैश में भुगतान नहीं कर पाता है तो फसल के द्वारा भुगतान करने का ऑप्शन भी उनके लिए खुला रहे। ठीक है, यानी दोनों ऑप्शन रहेंगे। कोशिश ये करनी है कि नगद में मिले, अगर नगद में नहीं मिलता तो फसल भी हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टैक्स में। और राजस्व निर्धारित करते समय राज्य जो होता था वो अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, फिर मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं होता था। क्यों संभव नहीं होता था? देखिए, मान लीजिए कभी ऐसा भी हो जाता था, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए या उतनी अच्छी खेती ना हो, कोई समस्या आ जाए। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता था, हर बार उतना टैक्स मिलना पॉसिबल नहीं भी हो पाता था। अगला पॉइंट है कि हर प्रांत में जुती हुई जो जमीन होती थी या जोतने लायक जो जमीन है दोनों की नपाई की गई। ठीक है, अकबर के शासनकाल में अबुल फजल जो था उसने ऐसी जमीनों के सभी जो डाटा था, उसको आंकड़े थे, उसको संकलित किया और उसके बाद के जो बादशाह थे उसके शासनकाल में भी जमीन की जो नपाई थी वो जारी रही। ठीक है, अकबर के बाद जो शासक आए या उसके बाद जो शासक आए, सबके समय में जो जमीन की नपाई थी वो जारी रही। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को क्लियर निर्देश दे दिए थे कि हर गांव में जाओ और जो किसान हैं, जो खेतीहर है, उनकी संख्या का हिसाब रखा जाए। ठीक है, और इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई जो है सफलतापूर्वक नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो एरिया था ना वो जंगल से घिरा हुआ था, तो जो जंगल वाला एरिया हो जाता था वहाँ पे नपाई कर पाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो जो खेती लायक जो साफ सुथरा एरिया था उसको तो नाप लिया जाता था, पर जंगल वाले एरिया को नहीं नापा जाता था। अगला प्रश्न देखें, कृषि प्रधान समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी? ये इस चैप्टर से पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा चांस है कि सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा। थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो कृषि प्रधान समाज था हमारा, उसमें महिलाएं क्या काम करती थी, उनकी भूमिका बतानी है। तो महिलाएं जो थी वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का मतलब है कि उनकी जो खेती का काम है उसमें हाथ बटाती थी महिला, यानी कि उनकी हेल्प करती थी। पुरुष जो होते थे वो खेत को जोता करते थे। ठीक है, उसमें हल चलाया करते थे। महिला जो होती थी वो बुआई का काम करती थी, निराई वगैरह काम करती थी, घास वगैरह उसमें खरपतवार को निकालने का काम करती थी। फिर फसल जब हो जाती थी काटने लायक तो उसकी कटाई वगैरह का काम करते थे। पकी हुई फसल का ये दाना निकालने का काम करती थी। तो महिलाएं ये सब काम करती थी, यानी कि मिलजुल कर महिला और पुरुष खेती का काम कर लेते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। पश्चिमी भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो रजस्वला महिला होती थी उसको हल या फिर कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं होती थी। देखिए क्या होता है कि महिला के जब पीरियड वगैरह आ रखे होते थे तो ऐसे समय में महिला को ये सारी चीज़ें छूने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, हल, कुम्हार का चाक वगैरह। बंगाल में अपने मासिक धर्म के
समय महिलाएं जो थे वो पान के बागान में नहीं घुस सकती थी, क्योंकि पान को पवित्र माना जाता है, ठीक है, पूजा वगैरह में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, और कहा जाता है कि उन उन दिनों में जाना सही नहीं होता है। फिर सूत काटना, बर्तन बनाना, मिट्टी को साफ करना, मिट्टी को गूंथना, कपड़ों पे कढ़ाई करना, दस्तकारी का काम करना, ये सारे काम जो थे महिला करती थी। उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पे निर्भर थे, यानी ये महिलाओं के श्रम पे निर्भर हुआ करते थे। किसी वस्तु का जितना भी वाणिज्यीकरण होता था, जितना भी उसका कॉमर्शलाइजेशन होगा किसी वस्तु का, उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी मांग होती थी। देखो, कोई वस्तु की डिमांड जितनी ज़्यादा होगी तो उत्पादन में महिलाओं को तो जोड़ेंगे ना, तो फिर महिला भी उसमें आती थी, ठीक है, उनकी उतनी ही क्या होती थी, मांग हो जाती थी। किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पे केवल खेतों में नहीं बल्कि बाहर भी जाके काम करती थी, ठीक है, नियोक्ताओं के घर पे जाकर भी और बाजारों में जाकर भी काम करती थी। तो ये महिलाओं की स्थिति थी, आप बता सकते थे। और जमींदार वाला क्वेश्चन देखो, इस चैप्टर में से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। एक तो जमींदार वाला क्वेश्चन हो गया, और दूसरा आपका ये महिला की स्थिति वाला क्वेश्चन हो गया, और एक पंचायत वाला क्वेश्चन हो गया। इन 3 में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब जमींदार को देख लेते हैं, उसके काम देख लेते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन ना आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2 साल 3 साल पहले मैंने किसी क्वेश्चन पेपर में देखा था। और ये जो मैंने आंसर लिया है ना, इसकी लैंग्वेज मैंने चेंज नहीं करी, सेम आंसर आपकी क्वेश्चन पेपर की जो मार्किंग स्कीम होती है, आंसर की होती है, उसमें दे रखी थी। तो वही आंसर हम यहाँ पे रख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जमींदार कौन थे? देखिए, जमींदार एक ऐसा वर्ग था, उसकी कमाई जो होती थी वो तो खेती से होती थी, लेकिन कृषि उत्पादन में वो डायरेक्ट हिस्सेदारी नहीं लेते थे, ठीक है। जमींदार अपनी जमीन के खुद के मालिक होते थे, उनकी उस पर मिल्कियत होती थी, और ग्रामीण समाज में उनकी हैसियत जो है काफ़ी ऊंची हैसियत होती थी। ऊंची हैसियत होने के कारण उनको कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं भी मिली हुई थी, ठीक है। जमींदार जो था वो एक ताकतवर वर्ग होता था। उसके काम क्या थे? अब देखो, उसके काम थे कि राज्य की ओर से वो टैक्स वसूली का काम करता था, ठीक है। राजा और किसानों के बीच में मध्यस्थता स्थापित करने का भी काम करता था। कभी उसकी खुद की सेना भी होती थी, सैन्य व्यवस्था करता था। कृषि भूमि को विकसित करना, कैसे विकसित करना? दूसरों से करवाना, ये सारा काम करता था। किसानों को खेती के लिए वित्तीय सहायता भी देना, ठीक है। कभी कभी क्या होते थे, किसानों को पैसे की जरूरत होती थी तो वो जमींदार के पास जा सकते थे, वो उसको वित्तीय सहायता भी दे सकता था। और निजी कृषि उपज को बेचना, गाँव में साप्ताहिक या पाक्षिक बाजार की व्यवस्था करना, ठीक है, सड़कों और जल स्रोतों की मरम्मत की व्यवस्था करना, ये सारे जमींदार के काम होते थे। और ये सारे जो पॉइंट है ये आंसर की में हो सकता है, ये पॉइंट कुछ पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में ना हो, आपको लगे कि आपने ये कहाँ से ला दिए, तो ये आपकी जो आंसर की थी उसमें से मैंने ले रखे हैं, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है ये सेम लैंग्वेज में। अगला टॉपिक है हमारा पंचायत। पंचायत में से आपके एक क्वेश्चन आना है, ठीक है, या तो महिला वाले में से पूछ लेंगे, या फिर अभी जो हमने जमींदार पढ़ा है उसमें से आ जाएगा, या पंचायत से आएगा। ज़्यादातर इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर में से। तो ग्राम पंचायत के बारे में आपको विस्तार से बताना है। या फिर दूसरा क्वेश्चन है, पंचायत और गाँव का जो मुखिया था वो किस तरीके से जो ग्रामीण समाज था उसको नियमित करते थे, ठीक है। आपको इसकी व्याख्या करनी है, इसको बताना है। तो गांव की जो पंचायत होती थी वो गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका एक जमावड़ा होती थी, ठीक है। होता क्या था कि गांव के जो महत्वपूर्ण लोग होते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे, ठीक है, वो सभी क्या होते थे, मेंबर वगैरह होते थे इसके। और जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे, मान लो कोई गांव है वहाँ पे 3 या 4 जाति के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे पंचायत में भी विविधता दिखेगी, यानी कि गांव में हर जाति की अपनी अलग से भी पंचायत होती थी, ठीक है। और ये एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदाय और जाति की नुमाइंदगी होती थी। होता क्या था, जैसे मान लो गांव में कोई लड़ाई झगड़ा विवाद हो जाए, तो जैसे आज के समय में हम पुलिस में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, उस समय में लोग पुलिस में अदालत में नहीं जाते थे, पंचायत ही उसका सॉल्यूशन कर देती थी। यानी गाँव की जो समस्या है, लड़ाई झगड़ा जो भी हो जाए, पंचायत के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो आपस में बैठ के बातचीत करके उसको सुलझाते थे। पंचायत का फैसला जो होता था वो गाँव में सबको मानना पड़ता था, ठीक है। और पंचायत का जो मेन मुखिया होता था, सरदार होता था, उसको मुखिया कहा जाता था, जिसको कभी कभी मंडल भी कहते थे, मुकद्दम भी कहते हैं। तो याद रखना, पंचायत का जो हेड है वो क्या कहलाएगा, वो मुखिया कहलाएगा। लेकिन उसको मुखिया की जगह हम मंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसको हम मंडल की जगह मुकद्दम भी बोल सकते हैं। तो सेम ही है ये एक व्यक्ति। तो ये महत्वपूर्ण है। और पंचायत का फैसला सबको मानना है, ठीक है। पंचायत का सरदार मुखिया होता था, ये 2 बार लाइन आ चुकी है।
कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव जो था वो गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। गांव के बुजुर्ग जिसको चाहते थे उसको ही मुखिया बनवाते थे। अगर गांव के बुजुर्ग किसी को ना चाहें तो वो मुखिया नहीं बन सकता था, ठीक है। और मुखिया के चुनाव के बाद उसकी मंजूरी जमींदार से लेनी होती थी। मुखिया अपने पद पे, अपने ओहदे पर तभी तक रह सकता है जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पे भरोसा हो। यदि गांव के बुजुर्गों का भरोसा उससे उतर गया तो वो उसको बर्खास्त करवा सकते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गांव में जितनी भी आमदनी होती थी, ठीक है, उसका जो खर्चा होता था उसका पूरा रिकॉर्ड ही, पूरा हिसाब किताब जो था वो अपनी निगरानी में बनवाने का काम होता था मुखिया का। अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन में उसको सारे काम को वो रखवाता था, ठीक है। और पंचायत का जो पटवारी होता था वो उसकी हेल्प करता था मुखिया की। पंचायत का खर्चा जो है गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें गांव के सभी लोग अपना योगदान देते थे। सभी लोग क्या करते थे, कुछ पैसा देते थे, उससे एक फंड बनता था, उसका फिर यूज करते थे गांव के काम के लिए, ठीक है। और इस खजाने से जो कर अधिकारी होते हैं, यानी जो टैक्स लेने वाले अधिकारी होते हैं, उनका खर्चा वगैरह किया जाता था। समय समय पे ये लोग गांव का दौरा किया करते थे। और इस फंड का इस्तेमाल कब किया जाता था, मान लो कभी बाढ़ आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो ऐसे समय में इस फंड का इस्तेमाल किया जाता था। और ऐसे सामुदायिक कामों के लिए भी जो किसान खुद से नहीं कर सकते थे, ठीक है, जैसे मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना, कोई नहर खोदना, या फिर गांव के लिए कोई कच्ची सड़क बनाना, तो ये छोटे मोटे काम जो थे वो इस फंड से हो जाते थे। तो ये पंचायत वाला क्वेश्चन याद रखना है, पेपर में ज्यादातर आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। पंचायत का एक मुख्य काम ये था कि गांव में रहने वाले जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, ये पंचायत का काम था कि तसल्ली करना कि सभी लोग अपनी जाति के अपनी हदों में रहें। क्योंकि हर जाति के अपने रूल्स होते थे, नियम होते थे, और सभी लोगों को अपनी जाति के जो रूल्स होते थे उसको फॉलो करना होता था। उस रूल्स के खिलाफ कोई नहीं जाता था, अगर कोई जाएगा तो उसको उसकी सजा मिलती थी, ठीक है। पूर्वी भारत में जो शादी होती थी वो गांव के मुखिया की मौजूदगी में होती थी। हर शादी में मुखिया जाता था। और जाति की यदि अवहेलना हो तो उसको रोकने के लिए कई बार क्या होते थे, मुखिया की जिम्मेदारी होती थी कि भाई कोई भी अपनी जाति के खिलाफ ना जाए, ठीक है, अपने आचरण को अच्छे से रखे। पंचायतों को जुर्माना लगाने का या फिर जाति से बाहर निकालने का, समुदाय से बाहर निकलने का, ठीक है, गंभीर दंड देने का अधिकार होता था। जैसे आज के समय में अदालत सजा सुनाती है, उस तरीके से उस समय में पंचायत को अधिकार होता था कि वो दंड भी दे सकती थी किसी व्यक्ति को। समुदाय से बाहर निकालना एक कड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था, ठीक है। जो दंडित व्यक्ति है, कभी कभी क्या होता है उसको समुदाय से निकाल देते हैं, उसका बहिष्कार कर देते हैं, तो ऐसा कर उसको मतलब गांव भी छोड़ना पड़ जाएगा, ये होता था। इस दौरान वह अपनी जाति और अपने पैसे दोनों से हाथ धो बैठेगा। तो ये सारी चीजें होती थी पुराने समय में, ठीक है। और ऐसी नीतियों का मकसद क्या था, इसका मकसद ये था कि सभी लोग जो हैं अपनी जाति के रीति रिवाज जो हैं उसको माने, उसको फॉलो करें, ठीक है। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी खुद की पंचायत भी होती थी, और ये पंचायतें काफी ताकतवर भी होती थी। तो इतना बड़ा मैंने आपको आंसर बता दिया, पेपर में इतना बड़ा लिखना नहीं है, ठीक है। पेपर में आपको वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखना है। मान लीजिए क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, तो आपको 3 नंबर में छोटा आंसर लिखना है। 8 नंबर में आता है तो आपको थोड़ा बड़ा आंसर लिखना है। और कितने वर्ड में लिखना है ये आपके क्वेश्चन पेपर में आपको क्लियर लिखा होता है, उसके अनुसार आपको लिखना है, ठीक है। अब आप ये चीजें पढ़ सकते हैं, ये काफी बड़ा हो जाएगा आंसर, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी। इस चैप्टर में से एक आईने अकबरी का क्वेश्चन भी आता है। आईने अकबरी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, आईने अकबरी के बारे में बताइए, या फिर अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखी थी उसका ऐतिहासिक और वो एक ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है इसी में, आइन से पता चलता है कि वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है सिंपल पूछे, हो सकता है घुमा फिरा के पूछे, तो आंसर तो एक ही रहेगा। क्वेश्चन बेशक से कितना घुमा ले लेकिन आंसर तो उसका एक ही बनता है, ठीक है। बस आपको वो समझना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। आगे देखिए, थोड़ा सा आईने अकबरी का बेसिक समझते हैं, मैं बिल्कुल डिटेल में आपको ये टॉपिक करा दूंगा। देखिए, आईने अकबरी अकबर का जो दरबारी इतिहासकार था अबुल फजल, उसके द्वारा इसको लिखा गया था, ठीक है। अकबर के काल में जो भी जानकारी मिलती है वो आपको आईने अकबरी से मिल जाती है। तो आईने अकबरी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसका जिम्मेदारी जो थी वो बादशाह अकबर ने अबुल फजल को सौंपी थी कि इसको लिखना था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष में 1598 ईस्वी में 5 संशोधन के बाद, ठीक है, इसको पूरा किया गया था।
और आप ये मान सकते हैं कि इसमें मुगल शासन के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो परियोजना है इसका परिणाम, यानी कि ये बड़ी परियोजना का परिणाम है। ठीक है, ये पूरा अकबरनामा कहलाता है। अकबरनामा जो था वो 3 पार्ट में लिखा गया था। ठीक है, यानी अकबरनामा की 3 जिल्द थी। जिल्द का मतलब पार्ट है। शुरू की जो 2 जिल्द है, ठीक है, उसमें तो इतिहास उसके बारे में मिलता है, और तीसरी जिल्द को कहा जाता है आईने अकबरी। ठीक है, तो अब ध्यान से इसको देखो, समझो। अकबरनामा जो था उसके 3 पार्ट थे। शुरू के जो 2 पार्ट हैं उसमें ऐतिहासिक दास्तान पता लगती है, लेकिन जो तीसरा पार्ट है ना, ये आईने अकबरी है। और हमारे इस क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा है। इन दोनों के बारे में अपने को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो आईने अकबरी आप समझ गए। अब आईने अकबरी में देखते हैं कि क्या क्या जानकारी है। तो आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य में जो दरबार होता था उसकी जानकारी मिलती है, मुगल प्रशासन की जानकारी मिलती है, सेना का संगठन कैसा था उसके बारे में जानकारी मिलती है, राजस्व यानी टैक्स के स्रोत क्या थे उसके बारे में जानकारी मिलती है, और साम्राज्य का जो प्रांतों का जो भूगोल था यानी ज्योग्राफिकल कंडीशन थी उसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में, धार्मिक रीति रिवाज क्या थे। ठीक है, अकबर की सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे उसके बारे में जानकारी मिलती है, विभिन्न प्रांतों के बारे में, सूबों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी किस में मिलती है? आईने अकबरी में। ठीक है, तो आईने अकबरी जो थी वो भी आगे 5 पार्ट में डिवाइड थी। यानी आईने अकबरी कोई छोटा ग्रंथ नहीं है, मतलब बड़ा ग्रंथ है, उसमें डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला पार्ट है उसे मंजिल आबादी कहा जाता है, दूसरे को सिपह आबादी कहा जाता है, तीसरे को मुल्क आबादी, और चौथा और पांचवा जो है इसको कहा जाता है मजहबी सांस्कृतिक रीति रिवाज। ठीक है, अब जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है इनमें वही चीज़ें थी। जैसे कि सबसे पहले मंजिल आबादी जो है इसमें किस चीज़ के बारे में पता लगता है? शाही परिवार के बारे में, शाही घर के बारे में। ठीक है, यानी शासकों के, उनके परिवारों के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। फिर दूसरा पार्ट है सिपह आबादी। सिपह आबादी यानी सिपाहियों की बात है, तो उसमें सैनिक और नागरिक प्रशासन में जो नौकर वगैरह थे उसके बारे में जानकारी मिलती है, शाही अफसरों के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर दरबार में जो विद्वान होते थे, कवि होते थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद है हमारा तीसरा पार्ट मुल्क आबादी। साम्राज्य और प्रांतों का जो वित्तीय पहलू था, ठीक है, राजस्व की दर क्या होगी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अब देखो पेपर में आता है, इतना बड़ा आंसर आएगा नहीं। मान लो अगर 8 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप इतना डिटेल में बता सकते हो, वरना मुश्किल चांस है कि ये क्वेश्चन 8 नंबर में आएगा। ज़्यादातर ये 3 नंबर में आता है और आपको इतना डिटेल में जाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ किस पार्ट में क्या है। ठीक है, फिर आपका जो चौथा और पांचवा पार्ट है इसका, उसमें दोनों में मजहबी सांस्कृतिक रीति रिवाज है, यानी कि जो लोग होते थे उस समय में उनके मजहब के बारे में, उनकी जो साहित्यिक और सांस्कृतिक जो रीति रिवाज होते थे, ठीक है, उसके बारे में। और जो अंत में क्या है, आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह है पूरा लास्ट में। तो इस तरीके से आईने अकबरी है। लेकिन हाँ, पेपर में हो सकता है आपसे ये पूछे कि आईने अकबरी मत बताओ, आप बताओ आईने अकबरी में क्या कमियां हैं। ठीक है, तो ये समझना है। तो आईने अकबरी में कमियां क्या है कि इसमें 5 बार संशोधन हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी प्रामाणिकता में कमी हो सकती है। फिर दूसरा क्या है कि ये जो ग्रंथ है ना, ये समस्याओं से परे नहीं है। इसमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है उसमें कुछ गलत हो, जोड़ करने में कई जगह गलती देखी गई है, संख्यात्मक जो आंकड़े दे रखे हैं उसमें विषमताएं देखने को मिलती है कि जैसा था भी नहीं वैसा उसमें लिखा हुआ है। बंगाल और उड़ीसा की अधिक सूचना इसमें नहीं मिलती, ज़्यादा बंगाल उड़ीसा के बारे में जानकारी नहीं है। और आंकड़ों की प्रासंगिकता भी सीमित है कि भाई, क्योंकि लिखवाने वाला कौन? अकबर। लिखने वाला कौन? अबुल फजल। दोनों कौन है? मुगल साम्राज्य के हैं। तो जनता के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, नजरिया जो है वो ऊंची गलियारों का है, यानी कि ऊपर से उनके नजरिए से लिखी गई है। मान लो अगर अकबर बुरा था, उसमें कुछ कमी थी, तो वो उसकी बुराइयों को, उसकी कमियों को थोड़ी लिखेगा उसमें, क्योंकि वो तो भाई उसको फांसी पे टांग देगा। तो ये चलता था, तो वो तारीफ वगैरह इस तरीके की चीजें ज्यादा लिखते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान जो मुगल साम्राज्य में जो वनवासी लोग होते थे, जो जंगल में रहने वाले लोग होते थे, उनका जो जीवन जीने का ढंग था उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, होता क्या था कि जो वनवासी, वनवासी किसे कहा जाता है? जो वन में रहता हो, यानी जो जंगल में रहने वाले लोग थे, इनकी जनसंख्या जो थी वो 40% थी। ठीक है, ये लोग कहाँ रहते थे? झारखंड में, पूर्वी भारत में रहते थे, मध्य भारत में रहते थे, उत्तर का जो क्षेत्र था वहाँ पे रहते थे, दक्षिण भारत के जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे रहते थे। और इनके लिए शब्द यूज किया जाता था जंगली। अब जंगली का मतलब ये है जंगल में रहने वाला।
ठीक है। इसका मतलब आप ये मत सोचना कि वो जंगली टाइप के थे अलग, ऐसा मत सोचना, ठीक है। जंगल में रहते थे इसलिए जंगली शब्द यूज़ किया जाता था। और इनका गुजारा जो होता था वो जंगल के उत्पादों से होता था, जंगल से मिलने वाली जो चीज़ें उसी का इस्तेमाल करके ये लोग जीते थे, ठीक है। झूम खेती करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाके खेती करा करते थे, और घूमते रहते थे, इधर से उधर खाने के लिए तलाश करते थे, शिकार करते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें। और बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा करते थे, गर्मी में मछली पकड़ते थे, मानसून में खेती करते थे, सर्दियों में शिकार करते थे, तो ये सब काम था। यानी पूरी तरीके से जंगलों से जुड़े हुए लोग थे, ठीक है। और राज्य कहता था, यानी सरकार कहती है कि जंगल जो है ये उलट फेर वाला इलाका है, यहाँ पे बदमाशों को शरण दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे कोई आसानी से छुप सकता है, ये जंग नहीं है, ये जंगल है। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है तो माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करके जाना है। और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। और माफ़ी चाहूँगा मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इंस्टा नहीं चलाया है और पेपर का टाइम है, वीडियो बनाने में टाइम चला जाता है। तो जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।